कहानी की शुरुआत में हम सोफिया नाम की लेडी को देखते हैं जो कि एक शार्क रिसर्चर होती है और वह फिलहाल अपनी टीम के साथ पेसिफिक ओशियन में रिसर्च करने के लिए आई है। वो लोग देखते हैं कि समुद्र में ढेर सारी गंदगी फैल गई है। अब इन्हें यहाँ पे शार्क के आने के सिग्नल मिल गए होते हैं, इसीलिए ये लोग समुद्र के अंदर जाके उसका वेट करने लगते हैं। और तभी सोफिया के हस्बैंड, जिसका नाम क्रिस होता है, वह दूर जाल में फंसे एक ब्लू व्हेल को मरा हुआ देखता है। ये देखकर वो उदास होता है कि कैसे लोग इतनी गंदगी कर सकते हैं। अब इससे पहले कि क्रिस उस जाल को काट के उस ब्लू व्हेल से अलग करता है, सोफिया इन्हें बताती है कि वो शार्क इनकी ही ओर आ रही है। और वो लोग जब शार्क को देखते हैं तो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि 1.5 महीने पहले इन लोगों ने जब उस शार्क को पकड़ा था, इन लोगों ने उस पर टैग लगाया था और उस समय उसका साइज लगभग 2.5 मीटर था। लेकिन अब ये लोग इस बात से परेशान है कि अचानक से ये शार्क इतनी बड़ी कैसे हो गई। इतनी बड़ी शार्क को देख के क्रिस कहता है कि हम वापस लौट रहे हैं, लेकिन सोफिया कहती है कि जाके पहले उसका सैंपल लो। अपनी पत्नी की बात सुनकर क्रिस ना चाहते हुए भी सैंपल लेने चला जाता है, लेकिन वो जैसे ही शार्क से सैंपल लेता है, वह शार्क बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है, जिसके बाद वे लोगों पर बड़ी बेरहमी से हमला करने लगती है और एक एक करके सभी की जान ले लेती है। अब ये देखकर सोफिया भी पानी के अंदर उतर जाती है और जैसे ही सोफिया अपनी गन से उस शार्क को शूट करने वाली थी, वह शार्क अचानक से भागती है, लेकिन वो जाल में फंस जाती है और उस जाल में सोफिया के पैर भी फंस जाता है। लेकिन इससे पहले कि सोफिया पानी में डूब के मर जाती है, जाल को काट के आ जाती है ऊपर। और अब यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है और हम देखते हैं 3 साल बाद का समय, जहाँ पेरिस के सेंट नदी पे 2 बंदे मछली पकड़ रहे होते हैं। लेकिन जब वो ऐसा कर रहे थे तभी उन्हें अपने फंदे में कुछ अजीब दिखाई देता है और ये दरअसल दोस्तों एक बॉम्ब होता है। अब ये देखकर वो दोनों बंदे वहाँ पे पुलिस बुला लेते हैं और हम देखते हैं मेन कैरेक्टर, जिसका नाम आदिल था। दोस्तों आदिल एक पुलिस वाला होता है जो कि अब छानबीन करने लगता है। तो उसे पता चलता है कि पिछली रात यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक कार डूब गई। वहीं दूसरी तरफ सोफिया उस हादसे के बाद एक टीचर बन गई और वह शार्क के बारे में अब छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती है। यहीं पर एक छोटा बच्चा कह देता है कि मैं जानता हूँ कि आपके हस्बैंड और आपकी टीम शार्क के अटैक में मारी गई, जिससे सोफिया काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है और वह अपनी क्लास खत्म करके वहाँ से जाने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं मीका नाम की लड़की को, जो कि सोफिया के जैसा ही काम कर रही होती है, यानी कि शार्क पर रिसर्च करके उनकी जान बचाना। वह सोफिया से मिलती है और अपने काम के बारे में बताती है। वह चाहती है कि सोफिया फिर से शार्क पे काम करे, लेकिन सोफिया अपने हस्बैंड की मौत के बाद वो ये काम नहीं करना चाहती। लेकिन तभी मीका कहती है कि हम लोग उसी शार्क पे काम कर रहे हैं जिसने तुम्हारे हस्बैंड को मारा। अब ये बात सुनकर सोफिया मान जाती है, क्योंकि वो भी जानना चाहती है कि वो शार्क अचानक से इतनी बड़ी कैसे हो गई। अब मीका अपने रिसर्च सेंटर में सोफिया को बुला लेती है और इन लोगों ने उस शार्क को ट्रैक कर लिया होता है कि वो इस वक्त कहाँ है। और इन लोगों ने इसका पता ऐसे लगाया होता है क्योंकि सोफिया ने सालों पहले जो ट्रैकर लगाया, इन लोगों ने उसे हैक करके ऐसा किया होता है। मीका कहती है कि ये शार्क समुद्र की ओर से हमारे शहर में आ गई और ये ऐसा क्यों हुआ, इसी बात का हमें पता लगाना है कि हम इस शार्क को सही सलामत फिर से समुद्र में भेज सके। अब इस बारे में जाके सोफिया घर पे सोचती है। इधर रात में मीका अपनी साथी के साथ उसी जगह पे जाती है जहाँ पर पिछले दिनों उन दोनों बंदों को एक बॉम्ब मिला था। मीका वहाँ जाकर पानी के अंदर उतर जाती है, फिर वे तैरते हुए उसी कार के पास जाती है और वहाँ जाकर वो देखती है कि कार के ऊपर कई सारे दांतों के निशान होते हैं, जो देखकर वो समझ जाती है कि ये उसी शार्क के निशान है। वहीं दूसरी तरफ मीका की साथी देखती है कि उनकी ओर पुलिस आ रही है, इसलिए वो मीका को छोड़ के वहाँ से भाग जाती है। अब मीका वहाँ पे अकेली होती है, तभी उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है और वह दोस्तों वही खतरनाक शार्क होती है। ये देखकर मीका जल्दी से पानी की सतह पे जाती है, लेकिन वहाँ जाते ही पुलिस वाले उसे देख लेते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं, जिसके बाद मीका को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और उससे आदिल नाम का पुलिस वाला पूछताछ करने लगता है, जहाँ मीका उसे कह देती है कि इस शहर के पानी में एक शार्क घूम रही है। लेकिन ये बात सुनकर आदिल उसके ऊपर विश्वास नहीं करता। इधर सोफिया भी अपने डिवाइस के माध्यम से उस शार्क को ट्रैक कर रही होती है, जहाँ वो देखती है कि उस शार्क एक बच्चे के ऊपर हमला करने वाली थी, लेकिन सोफिया उसे आगाह करके वहाँ से बचा लेती है। तभी सोफिया को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और वह वहाँ जाकर जब देखती है तो मीका ने ये कॉल करवाया होता है। पुलिस वालों को मीका की बात पे तो भरोसा नहीं था, इसलिए वो सोफिया से पूछते हैं, जहाँ सोफिया भी यही कहती है कि इस पानी में सच में एक शार्क है। लेकिन इन दोनों की बात को सुनने के बाद भी कोई भी अभी इस बात को सीरियस नहीं ले रहा था। लेकिन पुलिस वाले फॉर्मेलिटी के तौर पर फिर से वहाँ जाते हैं। जब वे जाके चेक करते हैं तो उन्हें भी लगता है कि यहाँ पे सच में कुछ है। और इधर इस बात की पुष्टि करते हुए सोफिया उस शार्क की लोकेशन पुलिस वालों को बता रही होती है। तभी ये देखकर मीका को लगता है कि शायद ये पुलिस वाले उस शार्क को नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए वह तुरंत ही अपने साथी को कॉल करके कहती है तुम उस शार्क के ट्रैकर को ऑफ कर दो, ताकि इन पुलिस वालों को उसका पता ना चल सके। अब मीका की बात सुनकर उसकी साथी भी ऐसा ही करती है और उनके ऐसा करते ही शार्क की लोकेशन ऑफ हो जाती है। सोफिया को समझ नहीं आता कि अचानक से ये क्या हुआ। वहीं दूसरी तरफ जो पानी में पुलिस वाले उतरे होते हैं, उनके ऊपर वही शार्क का हमला हो जाता है, लेकिन ये वक्त रहते ऊपर चले जाते हैं, जिससे इनकी जान बच जाती है। और अब इन पुलिस वालों ने देख लिया था कि सच में यहाँ पे बहुत ही बड़ी शार्क है, इसीलिए अब इस बात की जानकारी ये लोग अब मेयर को जाके देते हैं। लेकिन सारी बात सुनने के बाद भी मेयर कहती है इस शहर में कुछ ही दिनों में त्रिएथलॉन चैंपियनशिप होने वाली है, जो कि दोस्तों एक स्विमिंग कंपटीशन होता है और इसमें 1 अरब से ज्यादा पैसे लग चुके हैं, ये प्रोग्राम तो कैंसिल नहीं होगा। और वो पुलिस वालों को कहती है कि तुम लोग जाके उस शार्क को मारो, क्योंकि इन छोटी मोटी
सार्क की वजह से हम इतने बड़े फेस्टिवल को मिस नहीं कर सकते। अब मेयर की ऐसी बातें सुनकर ये लोग अपना ही कुछ करने का डिसाइड करते हैं और तभी इनसे मिलने के लिए मीका की दोस्त गुएन आती है, जो कि इन सबको बताना यह होती है कि मीका कुछ बड़ा करने वाली है, क्योंकि वो कुछ साथियों के साथ उस जगह पे गई है जहाँ पे वो सार्क छुप के रहती है। और इस बात से मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है कि कहीं उसे कुछ होना जाए, इसीलिए मैंने सोचा कुछ अनहोनी होने से पहले मैं तुम सबको ये सारी बात बता दूं। इसी के साथ गुएन ये भी कहती है कि उस दिन लोकेशन मैंने ही ऑफ की थी, क्योंकि हमें लगा कि तुम सब उस सार्क को मार दोगे। अब ऐसा करने के बाद वो फिर से लोकेशन को ऑन कर देती है, जिससे सभी को पता चल जाता है कि वो सार्क अभी फिलहाल कहाँ है। गुएन की बात सुनकर सभी लोग वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और इधर मीका अपने कई सारे साथियों के साथ उस जगह पे पहुँच गई होती है। दरअसल मीका का प्लान ये होता है कि वो सोनार सिस्टम के माध्यम से उस सार्क को अट्रैक्ट करेगी और जब वे सार्क उनके पास आ जाएगी तो वो उसे बेहोश करके समुद्र में छोड़ देगी। ये सीधा सा प्लान मीका का होता है, इसलिए वो पानी के अंदर कूद जाती है। दूसरी तरफ आदिल भी जल्दी से उस जगह पे पहुँच जाता है और सभी को इलीगली तौर पे वहाँ से जल्दी से निकलने के लिए कहता है, लेकिन इससे पहले कि कोई भी वहाँ से निकल पाता वो सार्क वहाँ आ जाती है और वो एक ही झटके में मीका के चीथड़े कर देती है। और ये नजारा देख के सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, जिसके बाद वहाँ से निकलने के लिए पूरी तरह से अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन इस अफरा तफरी में कई सारे लोग पानी के अंदर भी गिर जाते हैं, जिन पर वो सार्क हमला करके उनकी जान लेने लगती है और इस तरह से पूरे हादसे में कुल 12 लोगों की जान चली जाती है, जिस बात से आदिल और सोफिया दोनों ही डिस्टर्ब हो जाते हैं। इन्हें पता चलता है कि उस जगह पे मरी हुई सार्क मिली है, क्योंकि पुलिस वालों ने सार्क के ऊपर गोली चलाई थी। अब ये लोग उस सार्क को उठा के अपने लैब में रिसर्च करने के लिए लेके जाते हैं, जहाँ रिसर्च करने पे सोफिया को पता चलता है कि अत्यधिक पोल्यूशन की वजह से वातावरण बदला और ये लोग किसी दूसरे ही नेचर में ढल गई और समुद्र में अत्यधिक गंदगी होने की वजह से वहाँ पे खाने की कमी हो गई, जिसकी वजह से ये सार्क खाने की तलाश में शहर की ओर आ गई। और इसी वातावरण की वजह से इनके ग्रो होने के टाइमिंग में भी बदलाव हुआ, क्योंकि जहाँ इन सार्क को 1 साल लगता था बड़ा होने में, वहीं अब इन्हें केवल 2 महीने ही लगते हैं। अब ये कहने के बाद जब सोफिया उस सार्क का पेट चीर के देखती है तो उसे उसके अंदर कई सारे बच्चे मिलते हैं, जो देखकर सोफिया को एक बात और पता चल जाती है, ये सार्क खुद ब खुद प्रेग्नेंट हो रही है। अब ये बात काफी ज्यादा गंभीर थी, क्योंकि ये कुछ ही दिनों में एक बहुत ही बड़ी समस्या बन जाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से ये बड़े हो रहे एक दिन ये सबको मार के इस दुनिया पे राज करेंगे। अब इस बात को गंभीरता से लेते हुए फिर से जाके मेयर से बात करते हैं, लेकिन मेयर को अभी भी उस फेस्टिवल के बारे में पड़ी थी और तो और मेयर अब उन 12 लोगों के मरने की जिम्मेदार भी नहीं समझती है और गुस्से में ऑफिस से भी निकाल देती है। लेकिन आदिल और सोफिया अब जानते हैं कि ये कितनी बड़ी समस्या है, इसीलिए ये लोग अब उसे रोकने का प्लान बनाते हैं, जहाँ ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग उस जगह को ही ब्लास्ट कर देंगे जहाँ पर वे सार्क अपने बच्चों के साथ रह रही है। अब ये लोग प्लान के मुताबिक वहाँ चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो फेस्टिवल भी आज ही होता है, जिसकी बात मेयर कर रही थी और वे इस प्रतियोगिता को स्टार्ट कर देती है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग स्विमिंग कर रहे थे। इधर ये लोग उस जगह पे पहुँच के बम लगा देते हैं और ये लोग इससे पहले कि वो लोग वहाँ से निकल पाते इनके 2 साथियों पे सार्क हमला करके जान ले लेती है, जो नजारा देखकर ये लोग डिटोनेटर दबा देते हैं, जिसके बाद वहाँ पे एक जोरदार धमाका हो जाता है, जिसमें सार्क के सभी बच्चे तो मारे जाते हैं, लेकिन सार्क अभी भी जिंदा होती है और वो अब उसी ओर जारी होती है जहाँ पे वो स्विमिंग कंपटीशन चल रहा था। जाने के बाद वे एक करके सभी को खाने लगती है। ये देखकर सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। सार्क को देखकर वहाँ पे अंधाधुंध गोलियां चलने लगती है और इसमें से एक गोली इसी बम में जाके लगती है, जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। पुलिस वालों को दोस्तों केवल एक ही बम मिला और बाकी को वो ढूंढ नहीं पाए थे। अब उन बमों के एक्टिवेट होने की वजह से पूरे शहर में धमाके होने लगते हैं और ये धमाके इतनी जगहों पे होते हैं कि पूरी तरह से अफरा तफरी मच जाती है और इन्हीं धमाकों की वजह से वहाँ पे बहुत ही भयंकर लहर आती है, जिसमें दोस्तों सारा शहर ही डूब जाता है और इस हादसे में दोस्तों कई सारे लोगों की जान चली जाती है और अंत में सोफिया की कही गई बात सत्य हो जाती है, क्योंकि शहर के डूबने की वजह से जगह जगह पर अब केवल सार्क का ही रास्ता। दोस्तों ये कहानी यहीं पर डी एंड हो जाती है। आशा है दोस्तों आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी।